कॉलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण और कॉलाइडी विलयनों के कुछ गुणों के बारे में बताएंगे। कॉलाइडी विलयनों को कैसे शुद्ध किया जाता है और इनके प्रमुख गुण कौन कौन से होते हैं, इनको हम क्रमशः आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कॉलाइडी विलयनों का शुद्धिकरण करने के लिए सर्वप्रथम हमारे पास आज का टॉपिक होगा अपोहन यानी डायलिसिस। अपोहन होता क्या है? एक हमारे पास चर्मपत्र थैली होती है जिसके अंतर्गत कॉलाइडी विलयन भरा हुआ है और अशुद्धियां भी इसके अंदर हैं। एक तरफ से हम जल प्रवाहित करते हैं तो जो चर्मपत्र थैली है, जो ये आउटर लेयर होती है, ये चर्मपत्र थैली है, मीन्स पार्चमेंट पेपर या सेलोफोन, जो अशुद्धि के कण हैं वो इस चर्मपत्र से पार निकल जाएंगे, यानी जो झिल्ली है इससे पार निकल जाएंगे, लेकिन जो कॉलाइडी कण है वो इससे पार नहीं निकलेंगे। अर्थात अपोहन क्या है? अपोहन एक ऐसी विधि है जिसमें पार्चमेंट झिल्ली के द्वारा अशुद्धियां तो बाहर निकल जाती हैं परंतु कॉलाइडी कण बाहर नहीं निकलते। अर्थात जंतु झिल्ली, पार्चमेंट पेपर या सेलोफोन सीट के द्वारा कॉलाइडी विलयन में घुले हुए पदार्थों को निकालने का प्रक्रम अपोहन यानी डायलिसिस कहलाता है। और जो ये हमने एपरेटस यूज किया है, इस एपरेटस को हम क्या कहते हैं? अपोहक। क्या बोलते हैं इसको? अपोहक। इसकी मैकेनिज्म कैसे होती है अभी आपको बताया। एक हमारे पास अपोहक है, इसमें ये जंतु झिल्ली वाला बैग जो चर्मपत्र थैली के रूप में लटका हुआ है, इसके अंदर कॉलाइडी विलयन अशुद्धियों युक्त भरा हुआ है। एक तरफ से जल हमने निरंतर प्रवाहित किया, जो अशुद्धियां हैं वो बाहर निकल गई, जो अशुद्धि के जो पार्टिकल्स हैं ये अशुद्धियां हैं, ये सब इसके पार निकल गए ये अशुद्धियों के रूप में। लेकिन जो कॉलाइडी पार्टिकल्स हैं ये कॉलाइडी पार्टिकल्स इसके अंदर ही रहे, तो अशुद्धियां बाहर आ जाएंगी, कॉलाइडी पार्टिकल्स इसके अंदर ही रहेंगे और इस प्रकार जो कॉलाइडी विलयन है वह शुद्ध हो जाएगा। अपोहन आप लोग जनरली जानते हैं, दैनिक जीवन में आपने सुना होगा, किडनी जब फेल हो जाती है तो आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर्स कहते हैं इनकी डायलिसिस करनी पड़ेगी, इनको डायलिसिस करनी पड़ेगी। मींस क्या, किडनी का काम भी तो यही है। हमारी जो किडनी है वो क्या करती है? अशुद्धियों को बाहर निकाल देती है। जो हमारा ब्लड होता है, कॉलाइडल सॉल्यूशन होता है, उसको अंदर ही रखती है। अगला टॉपिक है वैद्युत अपोहन, इलेक्ट्रोडायलिसिस। अशुद्ध कॉलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ केवल वैद्युत अपघट्य हो, मींस इलेक्ट्रोलाइट हो। जब वैद्युत अपघट्य इसमें उपस्थित होगा विलेय पदार्थ में, तो क्या होगा? अपोहन की दर को वैद्युत क्षेत्र लगाकर हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं, उसको हम तीव्र कर सकते हैं। तो ये जो घटना है इसको क्या कहेंगे? वैद्युत अपोहन या इलेक्ट्रोडायलिसिस। वैद्युत अपोहन या इलेक्ट्रोडायलिसिस। समझने के लिए हमारे पास एक वैद्युत अपोहक है, इसमें एक बैग है जो चर्मपत्र या पार्चमेंट झिल्ली से बना हुआ है, इसके अंदर कॉलाइडल सॉल्यूशन है और साथ में अशुद्धियां हैं, और जो अशुद्धियां हैं वो कैसी है? वैद्युत अपघट्य की है। अब इस पर हमने एक कैथोड और एक एनोड लगा दिया, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जो अशुद्धियां हैं वो विपरीत आवेशित वाले इलेक्ट्रोडों पर चली जाएंगी। जो ऋणात्मक अशुद्धियां हैं वो तो एनोड की तरफ आ जाएंगी, जो धनात्मक अशुद्धियां हैं वो कैथोड की तरफ आ जाएंगी, और जो कॉलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर ही शेष रह जाएंगे। इस प्रकार शुद्ध कॉलाइडी विलयन प्राप्त हो जाएगा।
अगला जो टॉपिक है कॉलाइडी विलयनों के शुद्धिकरण के लिए वह है अति सूक्ष्म निस्यंदन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। कौन सा टॉपिक है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अति सूक्ष्म निस्यंदन यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वह प्रोसेस है जिसमें विशेष रूप से निर्मित फिल्टर पेपर द्वारा, जो कि कॉलाइडी कणों के अलावा अन्य सभी पदार्थों के लिए पारगम्य होता है, कॉलाइडी विलयन में उपस्थित विलायकों एवं घुलनशील विलयों को पृथक किया जाता है। अति सूक्ष्म निस्यंदन वह प्रक्रम है जिसमें विशेष रूप से निर्मित फिल्टर पेपर द्वारा। अब बात करते हैं विशेष रूप से निर्मित फिल्टर पेपर। ये किस प्रकार का फिल्टर पेपर होता है जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में यूज किया जाता है? देखिए, जो सामान्य फिल्टर पेपर होता है इसमें से कॉलाइडी कण आसानी से पार निकल जाते हैं। ये सामान्य फिल्टर पेपर आपके सामने है, ये वॉटमैन फिल्टर पेपर भी इसको कहते हैं, सामान्य फिल्टर पेपर भी है। तो सामान्य फिल्टर पेपर से क्या होता है, कॉलाइडी कण आसानी से पार निकल जाते हैं, क्योंकि इनके जो पोर्स होते हैं, जो इसके छिद्र जो होते हैं, या हम पोर्स बोले, रंध्र बोले, वो क्या होते हैं, साइज में बहुत बड़े होते हैं। परंतु कॉलाइडी कणों को निकलने के लिए हमें क्या चाहिए, फिल्टर पेपर को एक कोलोडियन में डालकर इसके छिद्रों का आकार हम कैसा कर लेंगे, छोटा कर लेंगे, यानी उसको डिक्रीज कर लेंगे, वहां से उसको छिद्रों का आकार घटा लेंगे। ये कोलोडियन क्या होता है? बात करते हैं कि कोलोडियन क्या होता है। हम किस सॉल्यूशन में इसको डिप करें कि ये जो फिल्टर पेपर है ये हमारे पास ऐसा फिल्टर पेपर बन जाए जिससे कि कॉलाइडी कण हमारे रुक जाए, पार नहीं निकले, क्योंकि सामान्य फिल्टर पेपर से तो कॉलाइडी कण पार निकल रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए इसको कोलोडियन में डाला। अब कोलोडियन है क्या? कोलोडियन एल्कोहल और ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन होता है। कोलोडियन क्या होता है? एल्कोहल और ईथर के मिश्रण में नाइट्रोसेलुलोज का 4% विलयन होता है। क्लियर? अब एक अति सूक्ष्म फिल्टर पेपर को एक कोलोडियन विलयन में भिगोकर फॉर्मल्डिहाइड में कठोर बनाकर और अंत में सुखाकर 3 प्रोसेस करने हैं। पहले फिल्टर पेपर को हम एक फिल्टर पेपर लेंगे, हमने एक बीकर में कोलोडियन सॉल्यूशन भर लिया और इसमें फिल्टर पेपर को डिप कर दिया। अब इसके बाद क्या करा हमने, इसको फिल्टर पेपर को इसमें से निकाल लिया और इसको फॉर्मल्डिहाइड में डाल दिया। इसके बाद इसको इसमें से बाहर निकाल लिया और इसको फिर ड्राई कर लिया। तो जो हमारे पास फिल्टर पेपर मिलेगा वो एक विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर होगा, हम उसको कोलोडियन फिल्टर पेपर भी बोल सकते हैं। तो ये एक विशेष प्रकार का फिल्टर पेपर है। इस फिल्टर पेपर से कॉलाइडी कण बाहर नहीं निकलते। अब हमें इसकी जो गति है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की, उसको तीव्र करना है, फास्ट करना है। क्यों? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो अति सूक्ष्म निस्यंदन होता है ये एक स्लो प्रोसेस होता है। अति सूक्ष्म निस्यंदन कैसा प्रोसेस होता है? एक धीमा प्रक्रम है, यानी स्लो प्रोसेस होता है। तो इसकी गति को बढ़ाने के लिए हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। दाब बढ़ाने से क्या होगा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा। या हम इसकी जगह सक्शन का इस्तेमाल करते हैं, चूसण यानी सक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक फिगर के माध्यम से देखिए कि हमने कोलोडियन पेपर लगा दिया, फिल्टर पेपर, जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास अशुद्धि के वो बाहर निकल जाएंगे, कॉलाइडी पार्टिकल इससे पार नहीं निकलेंगे। प्रेशर लगाने से अशुद्धियां बाहर तीव्रता के साथ निकल जाएंगी और जो कॉलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर, जो कॉलाइडल पार्टिकल्स हैं इसके अंदर रुक जाएंगे। क्लियर हो रहा होगा? अब बात करते हैं कॉलाइडी विलयनों के गुण की, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलाइडल सॉल्यूशंस। सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। कॉलाइडी विलयनों के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, आपको पिछले व्याख्यानों में भी बताया कि कॉलाइडी पार्टिकल्स के कुछ ऐसे गुण हैं
उनमें सबसे पहले आपको बताया था, इनका आकार याद होगा कि कॉलाइडी जो विलयन होते हैं उनमें विलेय कणों का आकार वास्तविक विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है और सस्पेंशन यानी निलंबन के कणों के आकार से छोटा होता है। अर्थात इनका आकार वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच में होता है। दूसरा आपको बताया था कि कॉलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था होती है और परिक्षेपण माध्यम होता है, अर्थात यह एक विषमांगी निकाय होता है। कॉलाइडी विलयन एक विषमांगी निकाय है, यानी इसकी प्रकृति विषमांगी होती है। तीसरा बताया था पृष्ठ क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इनकी अधिशोषण क्षमता अधिक होती है, एडजॉर्प्शन पावर इनकी ज्यादा होती है। कॉलाइडल विलयन प्राय रंगीन होते हैं, कलर्ड होते हैं। और एक और चीज अभी आपको पीछे ही बताई है कि कॉलाइडल विलयन जो होते हैं वो पार्चमेंट पेपर यानी जंतु झिल्ली या चर्म पत्र इनसे विसरित नहीं होते, इनसे पार नहीं निकलते। अभी आपको पिछले अल्ट्राफिल्ट्रेशन में भी बताया था और अपोहन में भी बताया था कि कॉलाइडल पार्टिकल्स सामान्य रूप से पार्चमेंट पेपर से विसरित नहीं होते। अब बात करते हैं कॉलाइडल सॉल्यूशंस की, कॉलाइडल विलयन की, क्या अणु संख्यक गुणधर्मों की यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलाइडल सॉल्यूशन जो कॉलाइडी विलयन होते हैं वास्तविक विलयन की तुलना में कणों की संख्या इसमें कम होती है। समान सांद्रताओं पर अणु संख्यक गुण जैसे परासरण दाब, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। इनके मान उसी सांद्रता के वास्तविक विलयन द्वारा दर्शाए गए सभी मानों की तुलना में कम होते हैं। अब बात करते हैं टिंडल प्रभाव की। ये कॉलाइडी विलयनों के गुण हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। आपने अंधेरे कमरे में प्रकाश को आते हुए देखा है, इसी तरह की एक बीम आपको चमकती है, उसमें डस्ट के पार्टिकल्स उड़ते हुए चमकते हैं और बाकी सब जगह अंधेरा अंधेरा होता है। इमेजिन कीजिए ये घटना क्या है, ये प्रकाश क्यों चमक रहा है। देखिए जो धूल के कण हैं उनसे प्रकाश टकरा रहा है। जब धूल के कण से प्रकाश टकरा रहा है तो उसका जो पथ है वो प्रदीप्त हो रहा है वहां पर, क्योंकि धूल के जो कण हैं वो क्या है, कॉलाइडल सॉल्यूशन के रूप में है। तो यहां पर जो अंधेरे कमरे में प्रकाश की रोशनी है उसमें धूल के कण आपको निश्चित रूप से चमकते हुए दिखाई देते हैं। जब प्रकाश की किरणों को कॉलाइडल विलयन में से प्रवाहित करते हैं तो प्रकाश की किरणों का मार्ग दिखाई देने लगता है, जो एक चमकीले शंकु की तरह दिखाई देता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। और इसकी खोज सर्वप्रथम 1869 में टिंडल नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव भी कहा जाता है। देखिए एक फिगर देखिए, इस फिगर में हमने एक बीकर लिया हुआ है। इस बीकर में ये जो बीकर आपको चमक रहा है, इस बीकर में वास्तविक विलयन ट्रू सॉल्यूशन भरा हुआ है। दूसरा जो बीकर है, इस बीकर में हमने कॉलाइडल सॉल्यूशन भरा हुआ है और इसमें से हमने लाइट को पास किया है। तो लाइट जब वास्तविक विलयन होता है इसमें इसका पथ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब कॉलाइडल विलयन है तो इसमें से इसका पथ दिखाई देता है। इसको हम डायग्राम के सहायता से समझें। जो प्रकाश की पैरेलल बीम्स आ रही हैं, तो यहां पर हमने एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लगाया है, तो इसको इन्होंने कन्वर्ज कर दिया है। कन्वर्ज करने के बाद हमें यहाँ पर एक अंधेरा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर एक टिंडल जो शंकु है, जो इस तरह का हमें शंकु दिखाई दे रहा है, तो ये टिंडल शंकु के रूप में जाना जाता है। इसको एक सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो एक कोन के आकार का चमकता। कोन तो जानते हैं आप, कोन इस तरह की, तो ये कोन बन गया आपके पास।
तो इस तरह की शेप आपको चमकती है इस बिलियन में, तो इसको टिंडल शंकु का नाम दिया जाता है। इसका कारण क्या है? इज द रीजन ऑफ द टिंडल इफेक्ट। व्हाट इज द रीजन ऑफ द टिंडल इफेक्ट? इसका कारण क्या है? कोलाइडी कण प्रकाश को द्विक स्थान में सभी दिशाओं में प्रकीर्णित करते हैं। प्रकाश का यह प्रकीर्णन कोलाइडी परिक्षेपण में किरण के पथ को प्रदीप्त करता है। एक फिगर देखिए, पीछे से प्रकाश आ रहा है, एक जंगल में आप लोग खड़े हुए हैं, वहां काफी सारे पेड़ हैं और सूर्य की किरणें आ रही हैं पीछे से, तो आपको इस तरह का एक बिंब दिखाई देता है। तो ये इसीलिए दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर टिंडल इफेक्ट है। कोलाइडल पार्टिकल्स के कारण टिंडल इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि जो दिक् स्थान है पूरा प्रकाश को पूरे दिक् स्थान में जो कण है कोलाइडी कण वो पूरे स्थान में प्रकीर्णित कर देते हैं। वास्तव में टिंडल प्रभाव का उपयोग कोलाइडी विलयन और वास्तविक विलयन की पहचान करने में किया जाता है। एक प्रैक्टिकल के माध्यम से हम यहां देखेंगे। हमने दो अलग अलग आपको प्रैक्टिकल्स दिखाए हैं, ये जर्नल प्रैक्टिकल हैं। इसमें एक हमारे पास वास्तविक विलयन है और एक कोलाइडल विलयन है। जैसे प्रकाश आएगा तो जो वास्तविक विलयन है उसमें किरण का पथ प्रदीप्त नहीं होगा, लेकिन यहां पर जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें ये पथ प्रदीप्त हो जाएगा। दूसरा एक और फिगर देखिए, हमने दो बीकर ले रखे हैं, एक बीकर में हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन है, दूसरे में कोलाइडल सॉल्यूशन है। यहां से हमने एक लेजर लाइट डाल दी इनके ऊपर, तो लेजर लाइट से क्या हुआ, यहाँ जो हमारे पास सॉल्यूशन है, जो ट्रू सॉल्यूशन है, इसमें इसका पथ प्रदीप्त नहीं हुआ, लेकिन जो कोलाइडल सॉल्यूशन है इसमें ये बीम हमें क्लियर दिखाई दे रही है, क्योंकि कोलाइडिक जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एक नेचर होती है कि ये प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं। आप लोग अक्सर पिक्चर हॉल यानी सिनेमा हॉल में गए हुए होंगे। आपने देखा होगा कि जो पिक्चर जब चलती है तो पीछे से प्रकाश को रिफ्लेक्ट किया जाता है आपके लिए। ये पिक्चर हॉल का वही सीन कि यहां से प्रकाश आ रहा है और सामने पर्दे पर स्क्रीन पर आपको पिक्चर जब दिखाई देती है। तो टिंडल प्रभाव सिनेमा हॉल में पिक्चर के प्रोजेक्शन के समय हॉल में उपस्थित धूल एवं धुएं के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा देखा जा सकता है। ये ऐसा आपने व्यवहारिक रूप से देखा हुआ है। टिंडल प्रभाव कब देखा जा सकता है? इसकी दो शर्तें हैं, आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सी? नंबर एक, परिक्षिप्त कणों का व्यास प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए। परिक्षिप्त कणों का व्यास यानी उनका जो आकार है, प्रकाश की जो आप प्रयुक्त कर रहे हैं प्रकाश, उसकी तरंग दैर्ध्य से बहुत कम नहीं होना चाहिए, उनके बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। दूसरा, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के अपवर्तनांक में बहुत अधिक अंतर होना चाहिए। ये इसकी दो ऐसी शर्तें हैं, जब ये पूरी होंगी तो निश्चित रूप से वहां पर टिंडल प्रभाव देखा जाएगा। अगली जो प्रॉपर्टी है कोलाइडी विलयनों की, वो है कोलाइडी विलयनों का रंग। कोलाइडी विलयन का रंग परिक्षिप्त कणों के द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। कोलाइडी विलयनों का रंग प्रेक्षक द्वारा, ऑब्जर्वर के द्वारा प्रकाश को ग्रहण करने के तरीके पर भी निर्भर करता है, कि वो कैसे उसको ग्रहण कर रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है। एक फिगर देखिए, इस फिगर में यहां एक ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर इस बीकर में दूध और पानी का मिश्रण है और यहां पर भी रखा हुआ, दोनों को देख रहा है। देखने के बाद यहां तो ये नीला चमक रहा है, यहां पर क्या है कि रेड चमक रहा है। दूध और पानी का मिश्रण परावर्तित प्रकाश में देखने पर नीला चमकेगा और संचरित प्रकाश में देखने पर लाल दिखाई देता है। ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर उसको किस प्रकार देख रहा है। तो ये कोलाइडी विलयनों के गुण हैं। अगला गुण है चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडी कणों पर आवेश। विलयन के सभी कोलाइडी कणों पर आवेश की प्रकृति समान होती है, जो कि धनात्मक हो सकती है या ऋणात्मक हो सकती है। जैसे धनात्मक सॉल क्या है?
जितने भी आपके पास जल योजित धात्विक ऑक्साइड हैं, जैसे Al2O3, इसमें XH2O है, CrO3 XH2O है, Fe2O3 XH2O में जल योजित आपके पास ऑक्साइड है धातुओं के, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है या क्रोमियम ऑक्साइड है या आपके पास फेरिक ऑक्साइड है, इस तरह के। क्षारकीय रंजक पदार्थ जैसे मैथिलीन ब्लू सॉल, इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो ब्लड में होता है। ऑक्साइड्स हैं जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये सॉल होता है। तो ये सब धनात्मक अनावेशित या ये सब धनात्मक आवेशित सॉल हैं। ऋणात्मक आवेशित सॉल कौन कौन से होते हैं? जितनी भी धातुएं हैं उनमें से जो ऋणात्मक आवेशित सॉल धातुएं जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, इनके सॉल जो होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। धात्विक सल्फाइड जैसे आर्सेनियस सल्फाइड, एंटीमनी सल्फाइड, इस तरह के जो सॉल होते हैं। अम्लीय रंजक पदार्थ जैसे इओसिन, कॉन्गो रेड सॉल आदि। इसके अतिरिक्त स्टार्च, गोंद, जिलेटिन, क्ले, चारकोल, ये सब क्या हैं? ऋणात्मक आवेशित सॉल हैं। एक एग्जाम्पल से समझिए, जब सिल्वर नाइट्रेट के अत्यधिक तनु विलयन को पोटेशियम आयोडाइड के अत्यधिक तनु विलयन में मिलाया जाता है, तब अपक्षेपित सिल्वर आयोडाइड परिक्षेपण माध्यम में से आयोडाइड आयनों को अधिशोषित करके ऋणावेशित कोलाइडिसॉल देता है। देखिए सिल्वर आयोडाइड है AgI, पोटेशियम आयोडाइड में 2 आयन है, एक आपके पास के आयन है, दूसरा आयोडाइड। तो ये आयोडाइड को एब्जॉर्ब कर लिया तो कैसा बन गया? ये ऋणावेशित सॉल बन गया। एक फिगर के माध्यम से देखिए AgI, इसके चारों ओर ऋणात्मक पार्टिकल्स आ गए, तो जो स्थायी परत बन गई तो ये ऋणात्मक कोलाइडिसॉल होगा। जब पोटेशियम आयोडाइड विलयन को सिल्वर नाइट्रेट विलयन में मिलाया जाता है तो परिक्षेपण माध्यम से सिल्वर आयनों के अधिशोषण के कारण धनावेशित सॉल बनता है। कैसे बनता है? पोटेशियम आयोडाइड Ki AgNO3 में मिलाया जाता है, तो बनेगा सिल्वर आयोडाइड AgI प्लस KNO3। ये जो सिल्वर आयोडाइड बना, ये सिल्वर आयोडाइड ये परिक्षेपण माध्यम से क्या ले लेगा? ये Ag आयन ले लेगा। इस प्रकार AgI Ag आयन को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो धनावेशित कोलाइडिसॉल प्राप्त होगा। क्यों? आप इस फिगर के माध्यम से देखिए, सिल्वर आयोडाइड है, इसके ऊपर ये धनावेशित सिल्वर आयन आ गए, तो ये स्थायी परत बन गई। और जो आयोडाइड आयन है जो कि आपके परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित है वो एक विसरित परत के रूप में होंगे। क्लियर?